24 दिसंबर 1999 भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई का वो शर्मनाक चैप्टर जहां आतंकवादियों के सामने भारत को घुटने टेकने पड़े। कंधार हाईजैक, भारतीय इतिहास का लॉन्गेस्ट और सबसे डेंजरस फ्लाइट हाईजैक, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा एक के बाद एक गलतियों ने भारत को इतने बड़े खतरे में डाल दिया जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता था। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। हाईजैक की इंटेल के बावजूद R&W अधिकारियों ने इसे रूमर समझ कोई कार्रवाई नहीं करी और यह भूल बहुत भारी साबित होने वाली थी। काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पे हाईजैक कर लिया। फ्लाइट कैप्टन देवी शरण ने इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी अपना संयम बनाए रखा और रीफ्यूलिंग के बहाने से फ्लाइट को अमृतसर लैंड करवाने के लिए हाईजैकर्स को कन्विंस कर लिया। कैप्टन को उम्मीद थी कि भारत में अगर वो फ्लाइट लैंड करवाने में कामयाब होता है तो उन्हें वापस से उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी और भारतीय ऑफिसर्स उन सबको बचा लेंगे। कैप्टन ने अपनी सूझबूझ दिखा के अपना काम बखूबी निभाया और अब पूरा जिम्मा भारतीय अधिकारी के हाथ में था। ये एक सुनहरा मौका था, मगर एक बार फिर भारतीय एजेंसी द्वारा लापरवाही देखने को मिली। जब तक कोई कदम उठाया जाता और भारतीय सुपर फोर्स NSG कार्रवाई के लिए पहुंचती, फ्लाइट भारतीय सीमा छोड़ चुकी थी। कई उच्च अधिकारियों को अपने कम्युनिकेशन चैनल्स के मीडिया के द्वारा खबर मिली। इसी के कारण प्लान बनाने में देरी हुई और इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत 3 आतंकवादी के बदले पैसेंजर्स की रिहाई में कामयाब तो होता है, मगर यह तो आतंक की बस शुरुआत थी। उस समय भारत को भनक भी नहीं थी। छोड़े गए आतंकी में मौजूद मौलाना मसूद अजहर उनके लिए कितना बड़ा खतरा साबित होने वाला था। मसूद अजहर की कहानी की शुरुआत पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान में पैदा हुआ मसूद 1989 में डिस्टिंक्शन से पास होता है और छोटी ही उम्र में आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन की विचारधारा से प्रभावित हो चुका था और महज 21 साल में उनको ज्वाइन करता है। ट्रेनिंग के लिए उससे अफगानिस्तान भेजा गया, जहां अपने भारी शरीर के कारण वो 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाया, मगर तेज दिमाग और एक अच्छा स्पीकर होने के कारण उसे सद्दा-ए-मुजाहिदीन मैगजीन का जिम्मा सौंपा गया, इस उम्मीद में कि जब लोगों को आतंक फैलाने के लिए मैनिपुलेट करने का समय आएगा तो मसूद इस काम को अच्छे से कर पाए। इस मैगजीन की सफलता में मसूद ने अहम भूमिका निभाई और इसको मुफ्त में अफगानिस्तान की सड़कों मस्जिदों में बांटा ताकि मुजाहिदीनों की स्टोरी सुनाकर मासूम बच्चों और टीनेजर को जिहाद की राह में लाया जा सके। मसूद की कई काबिलियत में से एक था भाषण देना। अच्छी ओरेटिंग स्किल्स के चलते मसूद को विदेश में भी भेजा जाने लगा और UAE, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज में जाके वह अपने भड़काऊ भाषण से लोगों को गुमराह करता और अपने नापाक इरादों के लिए चंदा इकट्ठा करता। अजहर मसूद की सफलता बढ़ रही थी। धीरे धीरे वह हरकत उल मुजाहिदीन का मुख्य सदस्य बन चुका था और उसका अगला मिशन था इंडिया। 1993 में बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से भारतीय मुसलमानों में बहुत गुस्सा था और मसूद को कश्मीर भेजा गया, जहां इसी बात का फायदा उठा वह हिंदुस्तान की जनता को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर सके। कश्मीर में उसकी मुलाकात मिलिटेंट लीडर सज्जाद अफगानी से हुई और दोनों नमाज पढ़ जब लौट रहे थे तो रूटीन नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इनको संदेह के बिना पर पकड़ लिया। 6 साल तक भारत की जेल में मसूद कैद रहा, मगर लंबे अरसे तक भारतीय एजेंसीज को भनक भी नहीं थी उनके हाथ कितना बड़ा आतंकवादी लग चुका था। उधर पाकिस्तान और ISI मसूद की रिहाई के लिए पूरा जोर लगा रहा था। पहली कोशिश 94 में हुई जब दिल्ली में फॉरेन ट्रैवलर्स को अगवा कर मसूद की रिहाई की मांग रखी गई, मगर यह कोशिश नाकामयाब साबित हुई और भारत के हाथ लगा एक और खतरनाक आतंकवादी ओमर सईद शेख। दूसरा ट्राई 99 में करा गया जब जेल के अंदर से सुरंग बनाकर भागने की प्लानिंग की गई, मगर मसूद के मोटापे के चलते वो सुरंग से निकल नहीं पाया और यह भी असफल साबित हुआ। अब तक भारत की एजेंसीज को समझ आ चुका था जिसे वो सिर्फ एक छोटा मोटा आतंकवादी समझ रहे हैं, वो असल में बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। उसका पूरा सच जानना जरूरी था और भारतीय सोल्जर्स का महज एक थप्पड़ ही काफी था उससे ये सब कुछ उगलवाने के लिए। मसूद ने बताया कैसे वो जगह जगह जाके लोगों को गुमराह करता, कैसे हरकत उल मुजाहिदीन को ऑपरेट करता और कैसे दुनिया भर से लोग अफगानिस्तान उसकी ट्रेनिंग के लिए पहुंचते। उसने सज्जाद अफगानी की भी असलियत बताई, जिसके बारे में आर्मी को तब तक कुछ ज्यादा मालूम नहीं हो पाया था। भारत के हाथ जैकपॉट लग चुका था और इनसे कई और जानकारी हासिल करनी बाकी थी, मगर इसी बीच घटा कंधार हाईजैक। कंधार हाईजैक के बाद भारत को मजबूरन मसूद अजहर, ओमर सईद और मुश्ताक अहमद को रिहा करना पड़ा। कंधार में इनकी रिहाई के दौरान कई टॉप ISI एजेंट्स और टॉप पाकिस्तान अधिकारियों की उनको रिसीव करने की खबरें सामने आई। कंधार से इन्हें गाड़ी द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाया गया, जहां इनकी मुलाकात अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से हुई। छूटने के 1 महीने के अंदर ही तीनों ने मिलकर जैश-ए-मोहम्मद की शुरुआत की।
मसूद बना इसका लीडर, ओमर कमांडर इन चीफ और मुश्ताक को नए रिक्रूट्स लाने का जिम्मा सौंपा गया। 2001 के बाद से भारत में आतंक का एक नया चेहरा सामने आया, जिसने टेररिज्म का रुख बदल के रख दिया। महज 17 साल के आफाक अहमद को जैश ने इस कदर ब्रेन वॉश किया कि उसने खुद को बॉम्ब से उड़ा कई लोगों की जान ले ली। कश्मीर की वादियों में सुइसाइड बॉम्बिंग की यह पहली घटना थी और जैश ए मोहम्मद के आतंक की दुनिया में पहले कदम। मसूद को छूटे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और उसने 2001 में भारतीय डेमोक्रेसी के स्तंभ पार्लियामेंट बिल्डिंग पे हमला करवा दिया। भरे सांसद में चल रहे डिबेट के बीच अचानक से गोलियों की आवाज आने लगी। AK-47 लिए सुइसाइड मिशन पर आए 5 आतंकवादी पार्लियामेंट में प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर दिया। 45 मिनट चली इस मुठभेड़ में भारत ने सभी आतंकवादी को मार गिराया, मगर इस बीच 9 जानें भी गंवाई। भारत ने हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को फांसी की सजा सुना के आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया। मगर हमले का असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा अजहर मसूद, जो एक समय भारत की गिरफ्त में था, वो अब हमारी पकड़ से काफी दूर जा चुका था। उधर अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला 9/11 देखने को मिला। बैक टू बैक 4 विमानों को हाईजैक करा गया और अमेरिका की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हाईजैक्ड विमानों को क्रैश कर दिया। हमले की जिम्मेदारी ओसामा बिन लादेन और अलकायदा नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली। हमले में कंधार हाईजैक में छूटे अपराधी ओमर सईद की भूमिका की खबरें भी सामने आई और इसी वजह से भारत का कंधार हाईजैक अमेरिका के लिए भी भारी खतरा साबित हुआ। पार्लियामेंट अटैक की सफलता के चलते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में जैश का नाम तेजी से बढ़ने लगा और अब वह भारत की टेररिस्ट लिस्ट में टॉप पर आ चुका था। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में जैश ए मोहम्मद को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की मांग भी रखी। जैश द्वारा भारत में बड़े हमले देखने को नहीं मिले, मगर यह तो तूफान से पहले की शांति थी। 1 जनवरी 2016 की सुबह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस पठानकोट अचानक से गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जैश के 4 आतंकी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर एयरबेस के अंदर चालाकी से घुस चुके थे और शुरुआती हमले के बाद छिपकर बैठ गए। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा जवानों को मारना और एयरबेस में मौजूद भारतीय फाइटर प्लेन्स को तबाह करना था। भारतीय वायुसेना के एलीट फोर्स गार्ड कमांडोज को इनका सफाया करने की जिम्मेदारी दी गई। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भरपूर इस फोर्स ने 2000 एकड़ में फैले एयरबेस में ड्रोन के इस्तेमाल से आतंकवादियों को ढूंढ निकाला और हमलावर हेलीकॉप्टर ने उनके ठिकाने पर गोलियां की बरसात कर सभी को मार गिराया। भारतीय सुरक्षा बल अपने फाइटर प्लेन्स को बचाने में कामयाब हुई, मगर इस हमले में देश ने 7 वीर जवानों को गंवाया। पठानकोट हमले को बीते कुछ महीने ही हुए थे कि जम्मू कश्मीर के उरी बेस में हुआ एक और आतंकी हमला। ट्रेनिंग के बाद जवान अपने टेंट में आराम कर रहे थे कि तभी 4 जैश के आतंकियों ने उनके ऊपर ग्रेनेड्स की बारिश कर दी और देखते ही देखते 18 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। यह भारतीय फौज पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में दूसरा हमला। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के सामने आतंकवादियों से बरामद हुए GPS के प्रूफ दिए, जिससे साफ साबित हुआ कि जैश की मदद पाकिस्तान ने की है, मगर पाकिस्तान ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। यह नया भारत था और इस बार पाकिस्तान के द्वारा बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने की ठानी गई। और उस समय के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने सेना से उनका प्लान पूछा और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। यह पहली बार नहीं था जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करा हो, मगर यह पहली बार था जब सर्जिकल स्ट्राइक कर इसकी जिम्मेदारी ली गई और सारी जानकारी पब्लिक की गई। न सिर्फ भारत ने 40 आतंकियों को दुश्मन की सरजमीन में घुस के मार गिराया, बल्कि अपना एक भी जवान गंवाए बिना इसको अंजाम तक पहुंचाया, जिससे इसकी सफलता को 4 चांद लग गए। और उस समय के वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का दुख कभी कम तो नहीं होगा, मगर इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना को तसल्ली जरूर दी कि उन्होंने अपने साथियों का बदला ले लिया। भारत के पलटवार ने जैश को काफी चोट पहुंचाई थी, मगर वो एक और हमले की तैयारी में था और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। 14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। पिछले 3 दशकों में कश्मीर के सबसे घातक हमले में भारत ने न सिर्फ 40 वीर CRPF जवानों को गंवाया, बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डुबा दिया। दोपहर 3 बजे जैश ए मोहम्मद के फिदायीन आतंकी आदिल अहमद ने 350 किलो RDX से लदी गाड़ी CRPF के कन्वॉय में दे मारी, जिसकी वजह से CRPF कन्वॉय में धमाका हो गया।
जहां पूरे देश में सन्नाटा छा चुका था, वही भारतीय सेना आक्रोश में थी। भारत चुप रहने वाला नहीं था। इंडियन एयरफोर्स को इसका जिम्मा सौंपा गया और 26 फरवरी को लॉन्च हुआ ऑपरेशन बंदर। भारतीय वायुसेना 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की धरती में घुसी और बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। पुलवामा का बदला भारत ने 350 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार के लिया और कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत में और कोई बड़ा आतंकी हमला देखने को नहीं मिला, मगर पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट, उरी और पुलवामा समेत ऐसे कई आतंकी हमले जिनके पीछे डायरेक्ट जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर का हाथ था। ये ऐतिहासिक घटनाएं हमेशा भारत को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या यह सब हमले रोके जा सकते थे? क्या कंधार हाईजैक रोका जा सकता था? कहीं जैश के आतंकी ठिकानों को नष्ट करते करते भारत काफी देर तो नहीं कर चुका? क्या उन मासूमों और वीर जवानों की जान बचाई जा सकती थी?